नमस्कार दोस्तों, लाइव सिटी न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। आज 29 मार्च 2026 दिन रविवार। आइए आज बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। चलिए बढ़ते पहली बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री रेशम विकास योजना के तहत 2034-35 तक 360 टन अतिरिक्त रेशम धागे का उत्पादन लक्ष्य रखा है। जौनपुर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर व्यवस्था से उपभोक्ता परेशान है। नए नियमों की जानकारी के अभाव और तकनीकी खामियों के कारण पिछले एक महीने में 14,632 बिजली कनेक्शन काट दिए गए। इटौंजा थाना क्षेत्र के अटेसवा गांव में एक किसान के घर में रसोई गैस सिलेंडर में रिसाव से भीषण आग लग गई। प्रयागराज के कॉल्विन अस्पताल में डॉक्टर पर बाइक सवार युवकों ने हमला किया और जान से मारने की धमकी दी। शहर के शाहगंज थाने की पुलिस ने घटना के 14 दिन बाद मुकदमा दर्ज किया है। पौड़ी के खीरसू ब्लॉक के जोगणी गांव में एक बुजुर्ग पर गुलदार ने हमला कर दिया। शनिवार सुबह पानी लेने गए बुजुर्ग को गुलदार ने सिर और हाथ पर घायल कर दिया। शोर मचाने पर गुलदार भाग गया। घायल बुजुर्ग का श्रीनगर के राजकीय मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। ये घटना क्षेत्र में वन्यजीवों के खतरे को दर्शाती है। रूपाली चाकणकर ने बलात्कार के आरोपी ज्योतिषी अशोक खरात से कथित संबंधों को लेकर आलोचना के बाद राकांपा महिला शाखा के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। शिवसेना यूबीटी के आरोपों और पार्टी पदाधिकारियों की मांग के बाद उन्होंने ये कदम उठाया। बाराबंकी में तैनात सिपाही साइबर ठगी का शिकार हो गए। ठगों ने उनके 3 खातों से बहन की शादी के लिए जमा किए गए 16,18,000 से अधिक रुपए उड़ा लिए। आज की तारीख में म्यूजिक और कम्युनिकेशन के आधार बन चुके हेडफोन्स की शुरुआत साल 1900 में हुई थी। मॉडर्न हेडफोन की रूपरेखा नैथनियल बाल्डविन की रसोई की टेबल पर तैयार हुई थी। हापुड़ में राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर थाना हापुड़ देहात के सामने एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों युवक गाजियाबाद से जहांगीराबाद जा रहे थे। बछरावा रेलवे स्टेशन का स्वरूप अमृत भारत योजना के तहत पूरी तरह बदल गया है। 2023 में स्वीकृत 7 करोड़ रुपए से मुख्य बिल्डिंग का नवीनीकरण, प्लेटफॉर्म पर नया शेड और मुख्य गेट का पुनर्निर्माण किया गया है। झारखंड में 15 अप्रैल से बैक टू स्कूल अभियान शुरू होगा, जिसका लक्ष्य 100% छात्र नामांकन सुनिश्चित करना है। पलामू समेत पूरे राज्य में स्कूल से बाहर और अनुपस्थित बच्चों को फिर से स्कूलों से जोड़ा जाएगा। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने 1487 करोड़ रुपए का बजट सर्वसम्मति से पास किया। बजट में धर्म प्रचार, शिक्षा, सेवा कार्यों और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया है। बिजनौर के मंडावली थाना क्षेत्र में शराब पीने के बाद हुए विवाद में एक युवक ने अपने दोस्त पर सरिया से हमला कर दिया। मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोजिला में हुए हिमस्खलन में शुक्रवार को एक वाहन चपेट में आ गया, जिससे 7 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। सभी मृतक करगिल लद्दाख के निवासी थे। घटना के बाद श्रीनगर लेह राजमार्ग यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। सीमा सड़क संगठन, पुलिस और सेना बचाव कार्य में जुटी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, वीके सक्सेना और केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने दुख व्यक्त किया है। ईरान इजराइल युद्ध की अफवाहों के कारण बलिया के नगरा क्षेत्र में पेट्रोल डीजल की कमी का माहौल बन गया। सोशल मीडिया पर फैली गलत सूचनाओं से घबराकर लोग ईंधन जमा करने लगे, जिससे पंपों पर लंबी कतारें लग गईं। एकता कपूर ने हाल ही में राजपाल यादव के सिर से 9 करोड़ का कर्जा उतारने के लिए बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अक्षय कुमार के शो में जीती हुई पूरी इनाम राशि उन्हें सौंप दी। स्मार्ट सिटी टीम ने यूपीएमआरसी से इन कैमरों को जल्द ठीक करने का आग्रह किया है, क्योंकि इनकी खराबी से निगरानी में बाधा आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन कर्मयोगी के तहत राज्य को एआई दक्ष कार्मिकों में नंबर 1 बनाने का लक्ष्य रखा है। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने समीक्षा कर 2 से 8 अप्रैल तक साधना सप्ताह आयोजित करने का निर्देश दिया। एसपी अंतरिक्ष जैन की टीम ने मेरठ के तोपचीवाड़ा में एक अवैध हुक्का बार पर छापा मारा। पुलिस ने मौके से जैद और उजैफ नामक 2 भाइयों को गिरफ्तार किया और 30 हुक्के, फ्लेवर्ड तंबाकू सहित अन्य सामान बरामद किया। दरअसल सीआरएस की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है। सीआरएस अमेरिकी कांग्रेस की एक आजाद शोध शाखा है, जो कांग्रेस के सदस्यों को सोच समझकर फैसले लेने में मदद करने के लिए अलग अलग मुद्दों पर वक्त वक्त पर अपनी एक रिपोर्ट तैयार करती है। इसकी रिपोर्टों को कांग्रेस का आधिकारिक रुख नहीं माना जाता। वहीं पाकिस्तान पर सीआरएस की रिपोर्ट में बताया गया कि इस लिस्ट में शामिल 15 समूहों में से 12 को अमेरिकी कानून के तहत विदेशी आतंकी संगठन और इनमें से ज्यादातर इस्लामी चरमपंथी विचारधारा से ही प्रेरित है। इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि पाकिस्तान इस वक्त आतंकवाद की सबसे ज्यादा प्रभावित देश है, जो 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद उग्रवाद की फिर से उभरने को दर्शाता है। वैश्विक स्तर पर सक्रिय समूहों में अलकायदा इस क्षेत्र में अब भी एक्टिव है। हालांकि इसका जो मेन ढांचा है वो काफी कमजोर हो चुका है और ये अन्य उग्रवादी संगठनों के साथ गठबंधन बनाए हुए हैं। इस्लामिक स्टेट की क्षेत्रीय शाखा इस्लामिक स्टेट 6000 लड़ाके हैं और ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ही एक्टिव है, जिनमें अन्य उग्रवादी समूह के पूर्व मेंबर भी शामिल हैं। हक्कानी नेटवर्क सीमा पार से अपनी गतिविधियां जारी रखे हैं और इस नेटवर्क में कई 100 मुख्य सदस्य और अनुमानित 3000 से 5000 हथियारबंद उग्रवादी है और इसका नाम अफगानिस्तान में हुए हम लोगों से भी जुड़ रहा है। सीआरएस के मुताबिक भारत पर केंद्रित कई समूह अभी एक्टिव है। 2008 के मुंबई हमलों के लिए जिम्मेदार लश्कर ए तैयबा और 2001 में और भारतीय संसद पर हुए हमले से जुड़ा जैश ए मोहम्मद कश्मीर की स्थिति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। घरेलू स्तर पर तहरीर तालिबान पाकिस्तान को पाकिस्तान में सक्रिय सबसे खतरनाक आतंकी समूह बताया गया।
हालांकि इसके पास सम्मानित 2500 से 5000 लड़ाके और इसका घोषित लक्ष्य पाकिस्तानी सरकार को उखाड़ फेंकना और शरिया कानून लागू करना है। हरदोई में 18 साल पुराने हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेंद्र चौहान ने 3 दोषियों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। 2008 में विजय कुमार सिंह की पुरानी रंजिश के चलते गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के मद्देनजर बिहार सरकार ने मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में एक आपदा प्रबंधन समूह का गठन किया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग नोडल विभाग है। समूह की पहली बैठक 30 मार्च को होगी। मेरठ के मवाना खुर्द में 2 अप्रैल को एक विशाल रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। क्षेत्रीय सेवायोजन और रूदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के सहयोग से आयोजित इस मेले में 60 कंपनियां विभिन्न शैक्षिक योग्यताओं के लिए 7267 पदों पर भर्ती करेंगी। गाजीपुर नगर पालिका परिषद ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पारित किया, जिसमें 10 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय को मंजूरी मिली। आदित्य साहू ने झारखंड भाजपा की नई प्रदेश टीम घोषित की है। 24 सदस्यीय टीम में 5 महिलाएं शामिल हैं। गणेश मिश्रा को प्रदेश महामंत्री बनाया गया है, जबकि मनोज सिंह और अमर कुमार बाउरी भी महामंत्री बने रहेंगे। एलपीजी संकट के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजनाओं को गति दी जाएगी। मंत्री एके शर्मा ने नई दिल्ली की बैठक में लंबित एनओसी प्रकरणों को तेजी से निस्तारित करने का निर्देश दिया। यूपीडा ने गंगा एक्सप्रेसवे पर हापुड़ किठौर मार्ग को जोड़ने के लिए इंटरचेंज बनाने का निर्णय लिया था। देहरादून हवाई अड्डे के लिए ग्रीष्मकालीन उड़ान शेड्यूल जारी हो गया है, जिसमें कुल 34 उड़ानें शामिल हैं। इटावा के ऊसराहार थाना क्षेत्र में 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई। हादसे में देवर भाभी समेत 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दोस्तपुर के संसारपुर में चंदभान निषाद ने अपनी पत्नी पूजा पर कुल्हाड़ी से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, फिर खुद को भी चोट पहुंचाई। सुबह चीख पुकार सुनकर पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया। बांके बिहारी मंदिर की उच्चाधिकार प्राप्त प्रबंधन समिति 126 सेवायतों से 7 करोड़ रुपए से अधिक का पुराना अर्थदंड वसूलने की तैयारी में है। मेरठ के धनपुर गांव में छुट्टी पर आए बीएसएफ जवान नैन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह चचेरे भाई की शादी में शामिल होने आए थे। सिरसा पुलिस ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है। 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने पुलिस चौकियों और थानों की रेकी कर वीडियो दुबई में बैठे पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी को भेजे थे। ऋषिकेश के आईडीपीएल स्थित होटल नवरंग में अवैध कैसीनो का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने पार्षद समेत 40 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 10 महिलाएं भी शामिल हैं। आपको बता दें, रशिया की सरकार ने 1 अप्रैल यानी शुक्रवार से गैसोलीन के निर्यात पर बैन लगाने का ऐलान कर दिया है। इसका मकसद पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक बाजार में मची उथल-पुथल के बीच घरेलू आपूर्ति को प्राथमिकता देना और ईंधन की कीमतों को स्थिर करना है। आपको बता दें, रशिया के 1 अप्रैल से गैसोलीन के निर्यात पर बैन लगाने वाला एक प्रस्ताव तैयार करें। आपको बता दें, कुछ रिपोर्ट्स में जानकारी ये दी गई है कि ये कदम 31 जुलाई तक प्रभावी रहने की भी उम्मीद है। आपको बता दें, नोवाक ने मध्य पूर्व संकट के कारण कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल और तेल उत्पादों के वैश्विक बाजार में आई उथल पोथल को कीमतों में भारी उतार चढ़ाव का कारण बताया और साथ ये भी कहा कि रूसी ऊर्जा संसाधनों के विदेशों में बनी हुई भारी मांग एक पॉजिटिव पहलू है। आपको बता दें, बैठक के दौरान रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा निर्धारित उस टारगेट पर खास तौर पर जोर दिया गया है, जिसके तहत घरेलू ईंधन की कीमतों को अनुमान अन्य स्तरों से ऊपर बढ़ने से रोकना है। आपको बता दें, रशिया ने बढ़ती कीमतों को काबू में रखने और घरेलू सप्लाई बनाए रखने के लिए पहले भी गैसोलीन और डीजल के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी। जानकारी के मुताबिक रशिया ने पिछले साल लगभग 5 मिलियन मीट्रिक टन गैसोलीन एक्सपोर्ट किया, जो लगभग 117 बैरल प्रतिदिन के बराबर है और ये वैष्णव के बार की कुल मात्रा का एक बहुत ही ज्यादा छोटा हिस्सा है। एक्सपोर्ट पर यह नई रोक ऐसे वक्त में आई है जब वैश्विक तेल बाजार ईरान में चल रहे जंग के कारण बढ़ते तनाव का सामना कर रहे हैं। खाड़ी लगभग बंद ही पड़ा है, जिससे दुनिया भर में तेल की सप्लाई में और कमी देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि रशिया जब पेट्रोल नहीं बेचेगा तो फिर भारत के साथ साथ किन किन देशों पर इसका ज्यादा असर पड़ेगा। आपको बता दें, रशिया रोजाना 2 से लेकर 7 बैरल पेट्रोल निर्यात करता है, तेल खरीदता है यानी क्रूड ऑयल। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत सीधे तौर पर पेट्रोल जैसे तैयार ईंधन पर ज्यादा निर्भर नहीं है, बल्कि क्रूज ऑयल पर डिपेंडेंट है। क्रूड ऑयल को ही रिफाइन कर पेट्रोल और डीजल बनाए जाते हैं। भारत अपनी जरूरत का करीब 80% क्रूड ऑयल आयात करता है, जिसमें से लगभग 20% रशिया से ही आता। हालांकि भारत बहुत कम मात्रा में पेट्रोल या फिर अन्य तैयार ईंधन आयात करता है और इसके बजाय देश अपने बड़े रिफाइनरी नेटवर्क के जरिए क्रूड ऑयल को खुद प्रोसेसर करता है और ये वजह है कि रशिया के पेट्रोल निर्यात पर लगी रोक का भारत पर सीधा असर पड़ने की संभावना बहुत। रोजाना करीब 56 बैरल कच्चा तेल रिफाइन करता हूँ। ये न सिर्फ अपनी डोमेस्टिक जरूरत पूरी करता है, बल्कि तैयार ईंधन का निर्यात भी करता है। पश्चिमी सिंहभूम जिला अब कच्चे कोकून का उत्पादक मात्र नहीं रहेगा, बल्कि 20 करोड़ के निवेश से सिल्क प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल हब बनेगा। उपायुक्त चंदन कुमार ने बताया कि किसान 65 रुपए में कोकून बेचते हैं, जबकि 25,500 तक बिकती है। खाद्य आयुक्त आनंद स्वरूप ने बताया कि उत्तराखंड में पेट्रोलियम पदार्थों की कमी नहीं है। खाली न होने पर भी एलपीजी सिलेंडर बुक करने से 68 लाख सिलेंडरों का बैकलॉग बना है। रेमंड ग्रुप के पूर्व चेयरमैन विजयपत सिंघानिया का 87 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया। परिवार के अनुसार उन्होंने शांतिपूर्वक अंतिम सांस ली। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 1.5 साल बाद हिमाचल प्रदेश में अपनी राज्य कार्यकारिणी का गठन किया है।
इसमें 27 महासचिव और 12 उपाध्यक्ष शामिल हैं, जिसमें कई नए चेहरों को मौका मिला है। राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा जारी अधिसूचना के बाद सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। इस पुनर्गठन से संगठन को मजबूती मिलने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र से अमरावती को स्थायी राजधानी के रूप में कानूनी मान्यता देने की मांग की है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने यह प्रस्ताव पेश किया। बलियापुर में रामनवमी जुलूस पर पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने 20 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा और सार्वजनिक रूप से परेड भी कराई। इस कार्रवाई पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कड़ी आपत्ति जताई है। पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा का 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। फरवरी में अपने घर के बाथरूम में फिसलने के कारण उनके सिर में गंभीर चोटें आई थीं, जिसके बाद वे आईसीयू में थे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर दिल्ली के अन्य हवाई अड्डों से अलग होगा। ये यात्रियों को डिजिटल और तेज सुविधाएं प्रदान करेगा। यहाँ बैगेज की जांच दिल्ली की तुलना में 5 गुना तेजी से होगी। डिजी यात्रा, सेल्फ बैगेज ड्रॉप और बायोमेट्रिक बोर्डिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं समय बचाएंगी। एयरपोर्ट का खुला डिजाइन लंबी उड़ानों से पहले यात्रियों को मानसिक और शारीरिक राहत देगा, जिससे यात्रा अनुभव बेहतर होगा। अमेठी के रानीगंज बाजार के पास एक बाइक में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। चालक दुर्गेश ने कूदकर अपनी जान बचाई और वह पूरी तरह सुरक्षित है। झारखंड के चाईबासा के पैरा तीरंदाज विजय सुंडी का चयन वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज 2026 के लिए भारतीय टीम में हुआ है। वे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने बैंकॉक रवाना हो चुके हैं। छिंदवाड़ा के सिमरिया में हुए बस हादसे में लोगों की मौत हो गई, जिसमें प्रशासन ने तेज रफ्तार और लापरवाही को शुरुआती कारण बताया है। मुजफ्फरपुर में आरा से जयंगर जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस पर पथराव करने वाले मोहम्मद अरमान को आरपीएफ ने गिरफ्तार किया है। आरोपी मिठनपुरा का रहने वाला है। देहरादून के रायपुर थाने की हवालात में पीआरडी जवान सुनील रटूड़ी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शराब के नशे में पेट्रोल पंप पर हंगामा करने के बाद पुलिस उसे थाने लाई थी। गोरखपुर स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य के कारण कई ट्रेनों की सेवाएं मई तक प्रभावित रहेंगी। 22,921 बांद्रा गोरखपुर एक्सप्रेस बलरामपुर में निरस्त होगी, जबकि 20,103 एलटीटी गोरखपुर एक्सप्रेस भटनी तक जाएगी। उत्तर प्रदेश में खराब मौसम, ओलावृष्टि और भारी बारिश से 4,297 हेक्टेयर से अधिक फसलें क्षतिग्रस्त हुई हैं। 21 जिलों में ओलावृष्टि से 244, 23 हेक्टेयर, जबकि 17 जिलों में अतिवृष्टि से 4,053, 11 हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई। सऊदी अरब की धरती पर हाल ही में हुए ईरानी हमलों ने इस आशंका को और बढ़ा दिया है कि पाकिस्तान को उस संघर्ष में किसी एक पक्ष का साथ देने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, जिससे वह बचना चाहता है। पश्चिम बंगाल में चुनावी तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। ताबड़तोड़ शैलियों का दौर जारी है। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है और एक दूसरे पर कई आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस कड़ी में अब सीएम ममता बनर्जी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच गहमागहमी का मंजर देखने को मिला, जिससे राज्य का सियासी पारा हाई है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखें नजदीक आने में अब बस कुछ ही हफ्तों का समय रह गया है, जिसे लेकर एक तरफ पार्टियों ने चुनावी तैयारियों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो दूसरी तरफ सियासी बोलबाला भी जारी है। रानीगंज में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि अगर भाजपा राज्य में सत्ता में आती है तो वो बुलडोजर का इस्तेमाल करेंगे और सभी को बाहर निकाल देंगे। भाजपा सारी हदें पार कर रही है। एसआईआर उसके लिए बड़ा नुकसान साबित होगा। बंगाल को खत्म करने की कोशिश करके भाजपा पूरे देश में सत्ता खो देगी। सीएम ममता के बयानों से बीजेपी में खलबली मच गई है और पार्टी को चुनाव से पहले ही हार का डर सताने लगा है। अब खौफ में आकर गृहमंत्री अमित ने 14 आरोपों की चार्जशीट जारी कर दी है और अपने बचाव में कहा कि देश में एक ही राज्य है जहां से घुसपैठ का रास्ता खुलता है। बंगाल में ममता राज में भय, भ्रष्टाचार, भेदभाव की राजनीति चल रही है। टीएमसी के कुशासन में बंगाल भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बन चुका है। हम बंगाल की अराजकता, आर्थिक बदहाली का मुद्दा जन जन तक पहुंचा रहे हैं। एक्स पर पोस्ट भी किया कि केंद्र में भाजपा का शासन है। 15 राज्यों में भाजपा का शासन है। अधिकांश सीमावर्ती राज्यों में भाजपा का शासन है, जिनके माध्यम से घुसपैठ हो रही है। अमित शाह गृह मंत्री हैं तो आखिर भी किस बात का इंतजार कर रहे हैं? उनका गृह मंत्रालय अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें निर्वासित करने में पूरी तरह विफल क्यों रहा है? भाजपा नियंत्रित लुप्तप्राय आयोग मतदाता सूची में पाएगा। विदेशी नागरिक के नाम जारी करने में विफल क्यों रहा है? क्योंकि भाजपा से सबसे ज्यादा लाभान्वित हो रही है। वे बंगाली और बांग्लादेशी के बीच की रेखा को धुंधला करना चाहते हैं ताकि वे अपने नफरत भरे असम शैली के नजरबंदी शिविर मॉडल को बंगाल में ला सके। ममता और शाह के बयानों ने सियासी पारा है कर दिया है। बता दें कि राज्य में 23 और 29 अप्रैल को चुनाव होने हैं, जिसके नतीजे 4 मई को घोषित होंगे और सबकी 1 अप्रैल से कुछ नए बदलाव होने जा रहे हैं, जो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा असर आप पर, आपकी जेब पर पड़ सकता है। अप्रैल से जो नया वित्तीय वर्ष शुरू होने जा रहा है, इस दौरान वेतनभोगी कर्मचारियों के पे स्लिप में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। दरअसल 1 अप्रैल 2026 से नया आयकर अधिनियम 2025 न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 आपको सैलरी स्ट्रक्चर और टेक होम सैलरी में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। क्या बदलाव होंगे? तो नए लेबर कोड के मुताबिक आपकी बेसिक सैलरी जो टोटल सीटीसी होता है उसका 50 होना चाहिए। आपकी बहुत सी कंपनियां टैक्स बचाने के लिए बेसिक सैलरी को कम रखती है और HRA ट्रैवल अलाउंस और स्पेशल अलाउंस जैसे भत्तों को 70-80% तक बढ़ा देती है। लेकिन अब नए नियमों के मुताबिक सभी भत्तों को मिलाकर टूटी
सैलरी के 50 से ज्यादा नहीं रख पाएंगे अब, क्योंकि आपके पीएफ और ग्रेजुएट का कैलकुलेशन आपकी बेसिक सैलरी के आधार पर होता है। इसलिए अगर बेसिक पे बढ़ेगा तो आपका रिटायरमेंट फंड और उसका आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो भी अपने आप ही बढ़ जाएगा। पीएफ ज्यादा कटने का सर आपकी टेक होम सैलरी पर पड़ सकता है। पीएफ ज्यादा कटने से हाथ में आने वाली सैलरी कुछ कम हो सकती है। हालांकि ये कंपनियों के मौजूदा स्ट्रक्चर पर भी निर्भर करेगा कि यानी कि बेसिक पे 50 रखने का असर इस बात पर तय होगा कि अभी आपकी कंपनी ने आपकी बेसिक सैलरी कितनी रखी है। उदाहरण के तौर पर अगर अभी आपकी सीटीसी 50 है और बेसिक पे 25 है यानी 50, तो नए नियम का आप पर कोई असर नहीं होगा। आपकी इन हैंड सैलरी जो कि क्यों आपके अकाउंट में आएगी। अगर आपकी टोटल सैलरी 50 है और यानी 20 बेसिक पे दे रही है तो बाकी 40 आपके अनाउंस में जोड़ रही है, तो इस स्थिति में कंपनी को आपकी बेसिक पे बढ़ानी होगी। बेसिक सैलरी बढ़ने से कुछ मामलों में टैक्स की देनदारी बढ़ सकती है। इनकम टैक्स नियम के मुताबिक आपको मिलने वाली आरएचआरए छूट आपकी बेसिक सैलरी पर बेस्ट होती है, छूट कम हो जाएगी। यहाँ ध्यान में रखने वाली बात यह है कि पुरानी टैक्स व्यवस्था अभी खत्म नहीं हुई है। जिनकी सालाना इनकम से 30 के बीच है, जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं और जिनका किराया ज्यादा देना पड़ रहा है या होम लोन ज्यादा अमाउंट में कट रहा है, तो 8080 और एनपीएस जैसी स्कीम्स का फायदा टैक्स बचाने के लिए कर सकते हैं। नया टैक्स रिजिम चुनने वालों के लिए टैक्स बढ़ने का डर कम है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम के तहत 12.75.5 तक की फ्री रिटर्न टैक्स फ्री है। नए रिजिम में एचआरए या अन्य भत्तों पर छूट नहीं मिलती है। इसमें 75 के स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलाकर 75 सालाना कमाने वालों को टैक्स देना होता है। ऐसे में बेसिक सैलरी बढ़ने से आपका टैक्स कैलकुलेशन पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। तो 1 अप्रैल से ये आपकी सैलरी स्ट्रक्चर में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। वित्त मंत्रालय ने लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में 8वें वेतन आयोग के गठन, सर्विस स्ट्रक्चर और पेंशन में होने वाले बदलावों और रिपोर्ट सौंपने की टाइमलाइन पर स्थिति साफ कर दी है। अगर आप भी नए वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का भी सभी से इंतजार कर रहे हैं, तो ये अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं कि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में कर्मचारियों की जीत जेब से जुड़ी क्या खास बातें की। संसद ए राजा द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया है कि केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को ही 8वें वेतन आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। सरकार ने इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कर दी है। अब ये आयोग कर्मचारियों की सेल्फी भत्तों और पेंशन से जुड़े तमाम पहलुओं पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा है। इस टाइमलाइन से ये संकेत मिलता है कि कर्मचारियों को अपनी नई सैलरी और पेंशन के स्ट्रक्चर के लिए कितना इंतजार करना होगा। रिपोर्ट सौंपने के बाद सरकार इसकी समीक्षा करेगी और फिर से लागू करने पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। इसका मतलब है कि कर्मचारी आप एक निश्चित समय सीमा की उम्मीद कर सकते हैं। मंत्रालय के मुताबिक एज पे कमीशन, बेसिक पे स्केल, महंगाई भत्ता और पेंशन के पूरे स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव की समीक्षा करेगा। हालांकि सरकारी खजाने पर इसका कितना बोझ पड़ेगा ये भी साफ हो पाएगा जब आयोग अपनी रिपोर्ट सौंप देगा और सरकार उसे स्वीकार कर ले कि उम्मीद जताई जा रही है कि रिवीज सैलरी 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती है। लेकिन अंतिम फैसला पूरी तरह से रिपोर्ट जमा होने और इसकी स्वीकृति पर निर्भर करेगा। अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.257 के बीच लागू होता है तो आपकी बेसिक सैलरी में बड़ा बदलाव दिख सकता है। आज वेतन आयोग ने हाल ही में जवाब देने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब सुझाव देने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दी गई। पहले ये समय सीमा 18 मार्च तक थी। इसका मतलब है कि कर्मचारी संगठन और अन्य पक्ष 31 मार्च 2026 तक अपने सुझाव भेज सकते हैं। इन सुझाव के आधार पर ही आयोग बेसिक पे और जीएस स्ट्रक्चर में बदलाव की सिफारिश करेगा और इसी के साथ ही तय होगा कि आपकी बात कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा हो सकता है और उन्हें किस तरीके का फायदा मिल सकता है। फिलहाल लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार है।